डार्विन जब अपनी मेज पर बैठते थे तो उनके सामने हजारों प्रजातियों के नमूने होते थे। उस दौर के लोग मानते थे कि हर जीव को एक विशेष साँचे में ढालकर धरती पर रखा गया है, लेकिन डार्विन ने देखा कि जीवों के बीच एक अदृश्य धागा है। प्रकृति में जीवों को समूह में बांटना महज एक शौक नहीं है। डार्विन ने तर्क दिया कि यदि हम बिल्ली परिवार की बात करते हैं तो इसमें शेर, बाघ और घरेलू बिल्ली इसलिए साथ है क्योंकि उनके पूर्वज एक ही थे। उन्होंने इसे साझा वंश का नाम दिया। डार्विन ने समझाया कि जैसे जैसे समय बीतता है, एक ही परिवार की शाखाएं अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। एक शाखा रेगिस्तान की गर्मी सहने के लिए बदल गई तो दूसरी पहाड़ों की बर्फ के लिए। लेकिन अगर आप उनके बुनियादी लक्षणों को देखें तो वे आज भी अपने पूर्वजों की गवाही देते हैं। कभी कभी दो जीव एक जैसे दिखते हैं क्योंकि वे एक ही माहौल में रहते हैं, लेकिन डार्विन ने हमें सिखाया कि बाहरी चमक पर न जाएं। व्हेल के फेफड़े और गर्म खून चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वो मछली नहीं बल्कि एक स्तनधारी जीव है जो वापस समुद्र में लौट आया है। डार्विन ने शरीर की बनावट को जीव विज्ञान का सबसे दिलचस्प हिस्सा कहा। उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति बहुत ही किफायती है। वो नया सामान खरीदने के बजाय पुराने को ही मरम्मत करके नया काम ले लेती है। डार्विन हमें प्रकृति की कार्यशाला के भीतर ले जाते हैं। यहाँ वो 4 अलग अलग जीवों के फोरलिम्स का विश्लेषण करते हैं। मनुष्य का हाथ, हड्डियों का ये ढांचा चीजों को पकड़ने, लिखने और औजार बनाने के लिए बना है। इसकी उंगलियां बेहद संवेदनशील और लचीली हैं। चमगादड़ का पंख, यहाँ वही हड्डियां लंबी हो गई है और उनके बीच एक पतली झिल्ली फैल गई है। जो हाथ कभी पकड़ने के लिए था वो अब हवा को चीरने वाला पंख बन गया है। व्हेल का फ्लिपर, समुद्र की गहराई में रहने वाली व्हेल के चप्पू के अंदर वही उंगलियों वाली हड्डियां दबी हुई है। डार्विन सवाल करते हैं, यदि व्हेल को सिर्फ तैरना था तो प्रकृति उसे मछली की तरह साधारण पंख दे सकती थी, फिर उसे उंगलियां क्यों दी गई? खुदाई करने वाला छछूंदर, इसके हाथ छोटे और फावड़े जैसे मजबूत हो गए हैं ताकि ये मिट्टी खोद सके। डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि ये सभी अंग होमोलोगस यानी समरूप है। इनका मकसद अलग है लेकिन इनका मूल ढांचा एक है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि इन सभी जीवों का एक ही ग्रैंड डिजाइनर पूर्वज था जिससे इन्होंने ये ढांचा विरासत में पाया और अपनी जरूरत के हिसाब से उसे मोड़ लिया। यदि आप एक वयस्क जीव को देखें तो उसका विकास पूरा हो चुका होता है और उसके अतीत के निशान मिट चुके होते हैं, लेकिन डार्विन ने एम्ब्रियो को एक ऐसी किताब की तरह देखा जिसे अभी संपादित नहीं किया गया है। समानता का आदिम रूप। डार्विन ने पाया कि विकास के शुरुआती चरणों में एक छिपकली, एक चूहा, एक कुत्ता और एक इंसान बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनमें फर्क करना एक माहिर वैज्ञानिक के लिए भी कठिन होता है। गलफड़ों की पहेली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जमीनी जानवरों के भ्रूणों में भी गर्दन के पास दरारें देखी गई। मछली में ये गलफड़े बन जाते हैं, लेकिन हमें ये कान और गले के अन्य हिस्सों में बदल जाते हैं। डार्विन ने कहा कि ये हमारे मत्स्य पूर्वजों की एक अमिट छाप है। कुछ सांपों के अंडों के भीतर भ्रूण को छोटे छोटे पैर विकसित करते देखा गया है जो जन्म लेने से पहले ही गायब हो जाते हैं। ये इस बात का गवाह है कि सांपों के पूर्वजों के पास कभी पैर थे। डार्विन का मानना था कि भ्रूण अवस्था वो समय है जब जीव अपने करोड़ों साल के सफर को चंद हफ्तों में दोहराता है। डार्विन ने उन अंगों पर विशेष ध्यान दिया जिनका कोई वर्तमान उपयोग नहीं है। उन्होंने इन्हें रूडिमेंट्री ऑर्गन्स कहा। ये अंग वैसे ही है जैसे किसी आधुनिक स्मार्टफोन में पुराने जमाने के एंटीना का निशान रह जाए। उड़ानहीन पक्षियों के पंख। डार्विन ने एप्टेरिक्स और शुतुरमुर्ग जैसे पक्षियों का अध्ययन किया। इनके पास पंख तो है पर वे उड़ नहीं सकते। ये पंख उनके उन पूर्वजों की याद दिलाते हैं जो कभी आसमान के राजा थे। इंसानी अवशेष। डार्विन ने हमारी रीढ़ की हड्डी के अंत में मौजूद टेलबोन का जिक्र किया। यह हड्डी बताती है कि हमारे पूर्वज पूंछ वाले थे। इसके अलावा
हमारी त्वचा पर रोंगटे खड़े होना उस समय का अवशेष है जब हमारे शरीर पर घने बाल थे और हमें खुद को गर्म रखने या डरावना दिखने के लिए उन्हें खड़ा करना पड़ता था। बैल की श्रोणी हड्डी। बैल के शरीर के पिछले हिस्से में मांस के भीतर छोटी छोटी हड्डियां तैरती रहती हैं, जो किसी काम की नहीं है। ये हड्डियां दरअसल कूल्हे की हड्डियां हैं, जो ये साबित करती है कि बैल के पूर्वज कभी 4 पैरों पर जमीन पर चलते थे। उपसंहार। डार्विन की ये पूरी जासूसी एक बहुत ही भव्य चित्र प्रस्तुत करती है। वे कहते हैं कि प्रकृति में कुछ भी अचानक या बिना कारण नहीं होता। यदि हमारे पास अक्ल दाढ़ है या किसी पक्षी के पास बिना काम के पंख है, तो उनका एक गौरवशाली इतिहास है। अंतिम संदेश। डार्विन ने हमें सिखाया कि जीवन एक सतत प्रवाह है। हम अपनी बनावट में अपने पूर्वजों की कहानियां ढो रहे हैं। हमारी हड्डियां, हमारा भ्रूण और हमारे अवशेषी अंग वह प्रमाण है जो हमें ब्रह्मांड के हर दूसरे जीव से जोड़ते हैं। हम कोई अलग रचना नहीं है, बल्कि उसी महान जीवन वृक्ष की एक सुंदर टहनी है। डार्विन की यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि हम कैसे जुड़े हैं, बल्कि ये भी बताया कि हम कैसे बदलते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब प्राकृतिक चयन की उस रोमांचक कहानी को विस्तार दूं, जिसे डार्विन ने अस्तित्व के लिए संघर्ष कहा था? यह बताएगा कि कैसे प्रकृति एक निपुण मूर्तिकार की तरह हर पीढ़ी को तराशती है। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।